नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। गाइस, अगर आप भी देने वाले हैं यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मैथ का मॉडल पेपर। पूरा सोल्यूशन, पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले 20 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने को आएगा, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न से ही शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यक्स है, एक पूर्णांक है, एक परमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो एक पूर्णांक तो हो नहीं सकता, क्योंकि पूर्णांक तो वो होता है कि कोई भी संख्या हो, प्लस की हो या माइनस की हो, लेकिन वो संख्या हो तो वो पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो कोई संख्या है नहीं। और एक परमेय संख्या वो होती है जो बटे के रूप में लिखी जा सके, जैसे हमने लिख दिया 2/3, जैसे हमने लिख दिया 3/5। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनको बटे के रूप में या P/Q के रूप में हम कहें कि लिख सकते हैं, वो संख्याएं कहलाती हैं परमेय। तो ये परमेय भी नहीं है। अपरमेय की बात करें तो ये अपरमेय भी नहीं हो सकता, चूँकि अपरमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको बटे में नहीं लिख सकते, यानी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, ये सभी संख्याएं क्या हैं? एक अपरमेय संख्या है। तो ऑप्शन द यहाँ सही होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि बिंदुओं x-y और x-y के बीच की दूरी होगी। दूरी ज्ञात करना है हमको, कितनी हो जाएगी। तो देखिए, ये चारों में से कोई भी विकल्प यहाँ पर सही नहीं होने वाला है। यहाँ पर 0 आएगा, कैसे आएगा हम आपको बता देते हैं। देखिए, जब भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी जाए तो दूरी के लिए आप फार्मूला याद रखेंगे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे पर होता है अंडर रूट। इस फार्मूले को याद रखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो सबसे पहले x2, तो x2 का मान है x, तो लिखेंगे x माइनस x1, तो x1 का मान कितना है? ये भी x, तो x माइनस x और इसका होल स्क्वायर। ठीक, ऐसे यहाँ पर जब y2 ढूंढेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर कितना? माइनस y मिल जाएगा, है ना। उसके बाद में ये माइनस लगाएंगे और y2 माइनस y1 का मान फिर माइनस y है, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस y, फिर इसका होल स्क्वायर, और फिर कर देंगे अंडर रूट। ठीक है, अब बड़ी सीधी सी बात है कि जब ये प्लस ये माइनस तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये भी 0 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है 3 नंबर की दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या बताइए। अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? देखो, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो या तो 1 से कटें और या तो स्वयं से कटें, इसके अलावा अन्य किसी भी संख्या से ना कटे, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन उसके कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, कम से कम 2 गुणनखंड उसके होने चाहिए, यह शर्त भी रखी गई है। इसलिए एक जो है ये ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक भाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है, चूँकि एक को केवल हम 1 से ही भाग कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भाग नहीं कर सकते। ठीक है, और इसी वजह से इसके 2 गुणनखंड नहीं बन रहे हैं, इसलिए ये ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। 0 भी नहीं है। 2 की बात कर ली जाए तो 2 जो है ये 1 से कट सकता है, 1 दूना 2, और बात कर ली जाए 2 जो है ये 2 से भी कट सकता है, 2 1 2। तो यानी जो हमारी 2 है यहाँ पर, ये कैसी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। 8 जो है ये भाज्य है, क्योंकि 8 2 से भी कट सकता है, इसके अलावा 4 से भी कट सकता है, 8 से भी कट सकता है, तो ये भाज्य हो जाएगी। इसके बाद बात कर ली जाए क्वेश्चन नंबर 4 की, तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य आपको बताना है। ठीक है, अब समांतर माध्य बताना बहुत आसान है, क्योंकि करना क्या है आपको, देखो कह रहा है 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 0 से लेकर के अनंत तक सभी संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखो 1 से 9 तक कह रहा है, तो लिखना हम शुरू करेंगे। 1 लिखेंगे, +2 लिखेंगे, +3 लिखेंगे, +4 +5 +6 +7 +8 और +9। 9 तक कहा गया कि 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याएं हो गई। समांतर माध्य निकालने का फार्मूला होता है कि सभी संख्याओं का योग और बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है, या माध्य की संख्या। आप देखो 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याएं कही गई, तो 1 से 9 तक हमने सबको प्लस 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 करके लिख लिया।
अब 1 से 9 तक कितनी संख्याएं हैं, तो संख्याएं हो जाएंगी 9। कितनी हो जाएंगी, 9। ठीक है, अब क्या करना है, इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 45 और 45/9 और 9 से 45 को भाग करेंगे तो 9 × 5 = 45, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर जो बा है आपका वो बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर लेते हैं कि साइन ए बराबर 1/2 है तो कॉट ए का मान बताइए। बहुत आसान सा काम आपको करना है। ठीक है, एक सबसे पहले आप ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे, एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पर आप ए मान लीजिए, यहाँ बी मान लीजिए और यहाँ पर सी मान लीजिए। अब आप यहाँ पर भी ए, यहाँ बी और यहाँ सी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है साइन ए बराबर 1/2 है। ठीक है, तो वैसे तो आप लोग जानते हैं कि ट्रायंगल में ये आपका लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। लेकिन अगर कहीं पर साइन ए, साइन बी, साइन सी इस तरह से कहता है तो हमें वैल्यू को उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग मान को रखना पड़ता है। जैसे साइन ए कह रहा है तो ए के सामने कौन सी भुजा है, ये वाली है ना। ए के सामने ये वाली भुजा है और इसका मतलब इसका लंब ये है। ठीक है, ये वाली भुजा है, इसका मतलब लंब ये है। अगर लंब ये है तो आधार ये हो गया, कर्ण हमेशा वही रहता है। ठीक है, अब साइन ए कह रहा है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब, तो लंब हो गया 1 और बटे होता है कर्ण, तो ये हो गया 2। ठीक है, ये 1 और ये 2, 1/2 दिया गया है ना, तो लंब इसका मान हो गया 1 और कर्ण का मान हो गया 2। अब हमको क्या कर लेना है, ये निकाल लेना है, आधार निकाल लेना है। अब पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ रखा है, तो पाइथागोरस प्रमेय के फार्मूले की बात कर लें तो होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा लंब का स्क्वायर। अब यहाँ कर्ण देखो कितना दिया गया है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कर्ण आपको 2 दिया गया है ना। तो कर्ण की जगह पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर बराबर लंब। लंब हमको पता नहीं है तो हमको निकालना है ना। ये हमको क्या कर लेना है, निकाल लेना है, तो इसको हम x मान लेते हैं और प्लस ये आधार, अच्छा आधार आपको 1 दिया गया है तो 1 लिख लेंगे, लंब आपको निकालना है तो x का स्क्वायर कर लेंगे, है ना। अब हल करेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4। ठीक है, और फिर 1 को 2 बार गुणा कराएंगे तो 1 ही आएगा, 1 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो -1 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब 4 में से 1 गया तो 3 और बराबर का हो गया x स्क्वायर। स्क्वायर को इस पर भेजेंगे तो हो जाएगा √3 बराबर x। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, √3, यानी ये आपका आ गया √3। हमको ये भी पता चल गया, ये वाली भुजा भी पता चल गई और ये भुजा पता चल गई, तीनों भुजाएं हमको पता चल गई। और जब तीनों भुजाएं पता चल गई तो अब चेक करेंगे मान किसका निकालना है। मान हमको निकालना है कॉट ए का। ठीक है, मान किसका निकालना है, कॉट ए का। तो कॉट ए यानी कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक है, लेकिन यहाँ कॉट ए कह रहा है तो ए के सामने लंब ये हो गया और लंब अगर ये हो गया तो आधार ये हो गया। ठीक है, आधार ये हो गया, तो यानी आधार आपको कितना मिला, √3 और बटे लंब कितना मिला 1। √3/1 और √3/1 का मतलब ये हुआ कि √3 ही आएगा। ठीक है, और √3 का मतलब ऑप्शन यहाँ पर जो बी है आपका वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ठीक है, अच्छा कॉट पूछा गया है ना, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, हाँ आधार बटा लंब। ठीक है, करेक्ट है √3। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है कि 1 - tan² 30/1 + tan² 30 का मान क्या होगा। और भी आसान क्वेश्चन है, करना क्या है, देखो आपको दिया गया है 1 - tan² 30 और बटे 1 + tan² 30, इसका मान बताना है। तो करना क्या है कि लिखेंगे 1 - tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है और इसका स्क्वायर है तो आप भी इसका स्क्वायर कर देंगे, बटे लगाएंगे, फिर 1 प्लस फिर tan 30 आया, इसका मान फिर वही होता है 1/√3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक, आगे हल करेंगे तो 1 है तो 1 वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पर जब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, भाई 1 को 2 बार गुणा कराएंगे तो 1 ही आएगा
और जब यहाँ इससे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बटे में 3 बचेगा, फिर बटे लगाएंगे, यहाँ फिर वही होगा 1 लिखेंगे, 1 को 2 बार गुणा कराएंगे तो 1, और यहाँ स्क्वायर से रूट कट गया तो यानी कि बचा 3। इसके नीचे 1 मान लीजिए और इसके नीचे भी 1 मान लीजिए। अब ये सिंपल सा भिन्न बन गया। भिन्न हल करना आप जानते हैं, 3 एकन्नम 3 माइनस 1 एकन्नम 1 और फिर बटे 1 तिहाई 3, पूरे का बटा लगाएंगे, ये बड़ा वाला बटा लगा दिया हमने ये, ठीक। अब नीचे वही करेंगे, 3 एकन्नम 3 प्लस 1 एकन्नम 1 और बटे 3 एकन्नम 3, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, अब आसान सा काम ये कर लेना है, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2 और बटे में कितना बचा 3, फिर बटे लगाया, 3 में 1 जोड़ा कितना हुआ 4 और फिर बटे कितना हुआ 3, ये 3 से 3 क्या हो गया कट गया, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 4 बचा, फिर काटेंगे 2 एकन्नम 2 2 दूनी 4 1/2, ठीक है। वैल्यू आपकी निकल करके आ जाएगी 1/2, यानी कि ऑप्शन आपका सा यहाँ पर हो गया बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपका है कि दो संख्याओं का योगफल अगर 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है तो क्रमशः वो संख्याएं बताइए, ठीक है। बड़ा आसान सा काम करना है। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का योग जो है वो 24 है, एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। चलो ठीक है, आसान सा काम है। पहली संख्या मान लेते हैं यहाँ पर कि पहली संख्या बराबर हो गई x, ठीक है, और दूसरी संख्या बराबर हो गई y, ठीक। अब देखो पहले कह रहा है दो संख्याओं का योग 24 है, तो यानी कि अगर पहले शर्त के अनुसार हम बात करें तो x + y = 24 होगा, ये समीकरण 1 बन गया, ठीक। कह रहा है उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, एक दूसरी की 2 गुनी कह रहा है, यानी यहाँ x लिखेंगे और यहाँ 2 गुनी कर देंगे, इसको इसकी 2 गुनी कर देंगे, है ना। ये जो है क्या हो गई, इसकी 2 गुनी हो गई, 2 से गुणा हो गया, इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब क्या कर लेना है, समीकरण 2 से जो x का मान आया है समीकरण 1 में रख दीजिए, सवाल ख़त्म, है ना। यही तो करना है। लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 से x का मान कहाँ रखेंगे, 1 में रखेंगे, ठीक। अब देखो पहला समीकरण है x + y = 24, है ना। x का मान यहाँ पर कितना आया है 2y, तो x की जगह पर क्या लिखेंगे 2y लिखेंगे, 2y लिख दिया, और प्लस ये वाला y ऐसे यहाँ लिखेंगे, और ये 24 है तो ऐसे 24 हमने लिख दिया। अब 2y में y जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3y और बराबर में हो जाएगा 24। अब 3 से काटेंगे तो 3 8 24, यानी y बराबर कितना आ गया 8, ठीक। y बराबर कितना आ गया 8। पहली संख्या 8 आई, तो सवाल पर ये कह रहा था कि दूसरी संख्या जो है वो 2 गुनी है, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक 8 होगी तो दूसरी 2 गुनी, यानी कि 8 दूनी 16 होगी, यानी 8 और 16 यही दोनों आ जाएगा आंसर, और ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब जिसकी 2 भुजाएं समान हों, जिसमें AB = AC है, ठीक। अब इसमें बताना है कि इसमें कोण B C से बड़ा है कि C B से बड़ा है, कि B और C बराबर हैं, कि B C जो है या तो बड़ा है या तो बराबर है, क्या है। देखो बिल्कुल आसान ट्रिक अपनाना, आप भी ऐसे ही करना। AB = AC दिया गया है ना, तो इसका मतलब दोनों पक्ष में A और A दोनों तरफ हैं, तो A से क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा B और यहाँ पर क्या बचा C। कोण B = कोण C, यानी ऑप्शन सा आपका बिल्कुल करेक्ट। कोण B = कोण C, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, ये बता देना। अच्छा ये जहाँ जहाँ पर x लिखा है ये सब जगह पाई है, इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। ये सब के सब पाई है, x नहीं है, ठीक। सभी के सभी क्या है पाई का मान है ना। चलो समझते हैं भाई, बिल्कुल आसान काम क्या करना है कि सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे। देखो यहाँ क्या कह रहा है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3πr², ये होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक।
अब देखो 3 है तो 3 लिखेंगे, पाई लिखेंगे, आर का मान नहीं पता है, व्यास दिया गया है। तो आपको पता है कि जो व्यास है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी त्रिज्या जो होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो आपको व्यास दिया गया है 1/2, लेकिन हमको मान किस पर रखना है, त्रिज्या पर। तो इसको 2 से क्या करेंगे, भाग कराएंगे। यही बात तो होती है ना कि अगर व्यास कहीं 10 दिया गया है तो त्रिज्या 5 हो गई, व्यास 20 दिया गया है तो त्रिज्या 10 हो गई, आधा ही तो होता है ना। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। अब ये 3 पाई है तो सबसे पहले आप 3 पाई लिख लेंगे गुणे, ये जाकर कहाँ गुणा होगा, यहाँ पर गुणा होगा, यानी ये 2 दूनी कितना हो गया 4, 1/4 और इसका होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, 3 पाई लिखेंगे और गुणे ये 1/4 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौको 16, यानी इसका आंसर जो आएगा वो 3 पाई बट्टे में 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बा है वो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें कि P2,3 की x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी। ठीक है, बिंदु P2,3 की x अक्ष से दूरी। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि जो आगे वाला होता है ये x का मान होता है और पीछे वाला y का मान होता है। ये बात तो आप रट लेंगे, बैठा लेंगे, दिमाग में एकदम सेट कर लेंगे। ठीक, यक्स अक्ष से दूरी पूछा गया है तो y का मान बता देना, और y अक्ष से दूरी पूछ ली जाए तो यक्स का मान बता देना। इतना ही करना है, अदरवाइज कुछ नहीं करना है। यक्स अक्ष से दूरी कह रहा है ना, तो y का मान कितना है 3, यही 3 तुम्हारा आंसर। अगर y अक्ष से दूरी कहता तो यक्स का मान कितना है 2, ये बता देते। ठीक, तो यक्स अक्ष से अगर दूरी कह रहा है तो इसका मतलब y का मान 3 और y का मान 3, यानी कि 3 विकल्प में जहाँ आंसर दिया गया होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन बा आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, बारंबारता है, संचयी बारंबारता है, वर्ग अंतराल है या बहुलक है। तो याद रखिएगा केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है वो बहुलक होती है, यानी ऑप्शन द करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ है, विविक्तकर निकालने के लिए कह रहा है। और विविक्तकर कब निकलता है, जब आपको x² + bx + c के रूप में पद दिया गया हो तब निकलता है। ये यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर बात कर ली जाए 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका फिर समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, समांतर माध्य फिर से निकालना है। तो समांतर माध्य फिर आप लिख लेंगे कि समांतर माध्य बराबर, ठीक है, संख्याओं का योग, ठीक है, और बटे में कुल संख्या, संख्याओं का योग और बटे में कुल संख्या। अब देखो समांतर माध्य दिया गया है 5, समांतर माध्य का मान कितना दिया गया है 5 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 5 लिख लेंगे, बराबर संख्याओं का योग। संख्याएं आपको कौन कौन सी दी गई हैं, तो आपको दिया गया है संख्या में 3 दिया गया है, +4 +6 और +x। ठीक है, सारी संख्याओं को हमने जोड़ लिया। बटे में क्या करेंगे, कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4, तो बटे में क्या लिख देंगे 4। ठीक, अब क्या करना है, फिर लिखेंगे यहाँ पर, चलिए कर देते हैं। फिर ये 5 को तो वैसे ही लिखेंगे, बराबर इन सबको जोड़ेंगे तो 4 3 7 7 6 13, 13 +x और बटे में कितना है 4। इसके नीचे 1 मानेंगे और क्रॉस गुणा करवाएंगे, तो क्रॉस गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा 4 पंचे 20 और इधर है 13 +x। अब हम जब इनका पक्षांतर करेंगे 13 को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, यानी 20 - 13 बराबर x, और घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा, है ना, 7 बच जाएगा और 7 बच जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल कितना होगा। कुछ नहीं करना है, बस 12 से 45.6 को गुणा करवा देना, 12 से 45.6 को गुणा करवा देना, 547.2 किलोग्राम आ जाएगा, आंसर ख़त्म। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है, यदि समीकरण x² - 4x + k = 0 का मूल 6 है तो k का मान, कह रहा मूल 6 है। मूल 6 का मतलब समझते हैं, मूल का मतलब ये हुआ कि x का मान 6 है, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना है 6 रखना है। ठीक,
जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 6 रखना है। समीकरण अगर आपसे बात कर ली जाए तो समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का k और बराबर का 0। ठीक, मूल कह रहा है 6 यानी x का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कर दिया माइनस 4 गुणे यहाँ पर फिर x आया यानी कि फिर 6 प्लस k और बराबर में 0। ठीक, अब इसको गुणा कराएंगे तो 6 छंग 36 और ये 6 चौको कितना हो गया 24। ठीक है, और प्लस का k और बराबर का 0 ये हो गया। ठीक, अब क्या हो जाएगा कि 36 में से 24 घटाएंगे तो बचेगा 12 और प्लस k और बराबर में हो गया 0। अब 12 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो k बराबर हो जाएगा कितना -12। इधर था प्लस में और उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, -12 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी उस तरफ मैंने करवाया था वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 17 नंबर भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 18 नंबर भी क्वेश्चन मैंने करवा दिया, ये भी रिपीटेड है। 19 नंबर क्वेश्चन भी रिपीटेड है। 20 नंबर, ये सारे के सारे भाई नीचे के 3 के 4 क्वेश्चन जो हैं ये फिर से रिपीट हो गए हैं। ठीक है, तो इनको हम छोड़ देते हैं। अब आगे करते हैं पार्ट बा। ठीक है, बा पार्ट की अगर बात कर ले तो यहाँ से खंड बा हम हल करते हैं। ठीक, खंड बा की अगर बात कर लें तो बिंदुओं 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 है तो y का मान बताइए। ठीक है, बस क्या करना है आपको कि दूरी का सूत्र लगा देना है और आराम से आंसर निकाल लेना है। ठीक है, चलिए दूरी का सूत्र अभी हमने आपको लिख करके बताया कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे का होता है अंडर रूट और बराबर दूरी लिख देंगे। ठीक है ना, दूरी का सूत्र हमको लगाना है। अब देखो यहाँ पर आपको दूरी दी गई है 10 मात्रक, तो दूरी के नीचे क्या लिख लेंगे 10 लिख लेंगे बराबर x2 माइनस x1। अब यहाँ देखो x1 y1 x2 y2। ठीक, x2 का मान कितना है 10 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 माइनस x2 के बाद में x1 का मान कितना है -2 है, तो 2 लिख लेंगे और इसका होल स्क्वायर कर लेंगे प्लस y2 का मान कितना है 3 है, तो 3 लिख लेंगे माइनस y1 मान कितना है y है, तो ये लिख लेंगे और पूरे का अंडर रूट ऐसे चढ़ा देंगे, है ना। बस इतना सा काम कर लेना है, समझ लीजिए सवाल ख़त्म। यही तो किया हमने सारे के सारे केवल मान रख दिए, है ना। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट बराबर 10 रख दिया मान। अब क्या करेंगे, अब ये कर देना कि दोनों पक्षों का वर्ग करवा देना, सवाल थोड़ा सा आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब इधर वर्ग कराएंगे तो अंडर रूट 10 में से 2 चला के कितना बचा 8 का होल स्क्वायर और ये घटेगा नहीं तो 3 माइनस y का होल स्क्वायर और इसका क्या हमको करना है रूट स्क्वायर करना है और इधर 10 का भी स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब स्क्वायर से यहाँ रूट कट जाएगा तो ये बचेगा 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा तो हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यही तो होता है फार्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और बराबर में 10 को 2 बार गुणा करेंगे तो 10 दाम में हो जाएगा 100। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये 8 28 64 और ये प्लस ये 3 त्रिका 9। ठीक है, और ये प्लस y स्क्वायर माइनस 2 तिहाई 6 और ये y तो 6y और बराबर में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब ये जोड़ लेंगे 64 और 9 जोड़ लेंगे तो 64 और 6 70 और 3 73। ठीक है, तो लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 6y बराबर 100। 73 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा कि किसमें माइनस में हो जाएगा, है ना, किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब क्या कर देंगे भाई, देखो y स्क्वायर माइनस 6y, अब 100 में से 73 घटाएंगे तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा और 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा यानी 27 बचेगा, है ना। अब क्या लिखेंगे y स्क्वायर माइनस का 6y, 27 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और बराबर का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप यहाँ पर चाहें तो इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक, और आगे सॉल्व करना चाहें तो क्या कर देना होगा, बस इसका गुणनखंड निकाल देंगे। ऐसी 2 संख्याएं सोचिए जिनका गुणा करने पर 27 आवे, जोड़ने या घटाने पर 6 आवे।
तो 9 तिरिक 27, ठीक है, 9 तिरिक 27 और 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। तो लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस का क्या लिखेंगे 9y और प्लस लिखेंगे 3y और ये पीछे माइनस 27 बराबर में लिखेंगे 0, ठीक है। इन दोनों में क्या मिल रहा है, इन दोनों में y मिल रहा है। भाई देखो हमने ऐसा कर दिया ना, 9 तिरिक 27 और 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6 और दोनों को गुणा करेंगे कितना जाएगा 27 आ जाएगा, है ना। अब देखो ये दोनों में y मिल रहा है तो y कॉमन करेंगे तो यहाँ पर y बचेगा और यहाँ पर बचेगा 9। इन दोनों में हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3 निकल गया तो यहाँ पर y बचा और 3 का पढ़ा कितनी बार पढ़ें 27 आवे तो 9 बार पढ़ें तो 27 आवे, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब क्या कर लेना है कि ये दोनों एक जैसे हैं, है ना, ये दोनों एक जैसे हैं तो इनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, यानी y माइनस 9 एक ब्रैकेट में, और जो दोनों कॉमन किया उनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, यानी y प्लस 3 बराबर 0। अब इसको लिखेंगे y माइनस 9 बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यही आंसर आएगा। अगर इसको हल करेंगे तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस लिया नहीं जाएगा प्लस लिया जाएगा, यानी y बराबर 9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका सॉल्व हो गया 21, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लें क्वेश्चन नंबर, अब इसके बाद अगला कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे, चलिए ये आसान इसको सॉल्व करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर गा, फिर अभी इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया है कि 2 tan स्क्वायर 30 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर 30 का मान बताइए। बस करना क्या है, मान रख देना है केवल, है ना। लिखेंगे 2 है तो 2 लिखेंगे, उड़े tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, स्क्वायर है तो इसका आप भी स्क्वायर कर देंगे, बटे लगाएंगे, फिर 1 प्लस फिर tan 30 तो फिर इसका मान 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 गुणे 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3 बचेगा, बट्टे में 1 प्लस, ठीक है, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा 1/3 यहाँ आ जाएगा। इसको फिर से अगर हल करेंगे तो इसके नीचे 1 मानेंगे, गुणा सामने सामने होता है, जब गुणा सामने सामने होता है तो 2 एकन्नम हो जाएगा 2 और बटे 3 एकन्नम 3 और फिर बटे लगाएंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे। अच्छा बीच में प्लस होता है तो यहाँ से यहाँ गुणा, यहाँ से यहाँ, नीचे से नीचे होता है तो ये 3 एकन्नम 3 और ये प्लस 1 एकन्नम 1 और फिर बटे 3 एकन्नम 3, ठीक है। अब फिर हल करेंगे तो 2/3 और बट्टे ये 3 और 1 4, 4/3, ये 3 से 3 कटेगा, 2 एकन्नम 2 दूनी 4 यानी 1/2 आ जाएगा आंसर, ठीक है, ख़त्म। क्वेश्चन नंबर बात कर ली जाए घा। क्वेश्चन नंबर घा आपका क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर घा बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। √2 सिद्ध करना है कि √2 एक अपरमेय संख्या है। देखिए बहुत बार मैंने बताया है वीडियो में आपको कि √2, इसी तरीके से √3 है, √5 है, √7 है, इनमें से एक हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, एक ना एक हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो 100% इस बार भी पूछा जाएगा। एक आपको मैं करना बता रहा हूँ, वैसे ही आपको सारे करने हैं, सब के सब वैसे ही करने, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे सिद्ध करना है कि √2 एक अपरमेय संख्या है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप √2 बराबर क्या मान लेंगे, a/b मान लेंगे। आप p/q भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक। अब क्या करना, बीच में बराबर का चिन्ह है तो बट्टे में 1 मान करके क्रॉस गुणा करवा लेना। जब क्रॉस गुणा करवाओगे तो हो जाएगा b गुणे में √2 और बराबर 1 से गुणा a में होगा तो आ जाएगा a, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब ये करेंगे कि लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, दोनों पक्ष का क्या करना है, वर्ग करना है। जब इधर वर्ग करेंगे तो हो जाएगा b का स्क्वायर और गुणे √2 का स्क्वायर, और जब इधर वर्ग करेंगे तो ये a के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक। अब क्या करना होगा, अब b को 2 बार गुणा करेंगे तो b स्क्वायर आएगा और गुणे यहाँ स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2 बचेगा और बराबर के बचेगा a स्क्वायर, ठीक है, ये काम हो गया। अब देखो b स्क्वायर गुणे 2 बराबर a स्क्वायर, इन दोनों के बीच में क्या चिन्ह है, गुणा, और जब गुणे का चिन्ह होता है तो एक संख्या को रोकते हैं, दूसरी संख्या कहाँ चली जाती है, बट्टे में हमेशा जाती है, यानी हो जाएगा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बट्टे में 2, a स्क्वायर बट्टे में 2। देखो एक बात आप समझ लीजिए अच्छे से,
कि इसी तरीके से √2 आवे, √3 आवे, √5 आवे, कुछ भी आ जाए, ऐसे ही आपको करना है। सबसे पहले a/b मानना, फिर क्रॉस गुणा करवाना, उसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करवाना, वर्ग करवाने के बाद आगे जैसा मैं कर रहा हूँ वो करना, ठीक है। अच्छा अब देखो, जो संख्या बटे में होती है वो अपने ऊपर वाले को काटती है। यही नियम तो आपने पढ़ा है बचपन से ना, कि जो संख्या बट्टे में होती है वो अपने ऊपर वाले को काटती है। तो आप लिखेंगे कि जहाँ a² 2 से विभाज्य है, विभाज्य है कि नहीं है? देखो विभाज्य है कि नहीं भाई, ये बट्टे में है तो इसका मतलब ये अपने ऊपर वाले को काट रही है, ये बट्टे में है इसका मतलब अपने ऊपर वाले को काट रही है, यानी a² 2 से क्या है, विभाज्य है। लेकिन 2a² से विभाज्य नहीं है, ठीक है। a² 2 से विभाज्य है लेकिन 2a² से विभाज्य नहीं है, अतः लिखेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे लिख देना है कि अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल ऐसे ही आपको हल करने हैं, √2, √3, √5, √7 जो भी आएगा ऐसे ही हल करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लें कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, इसका मतलब इसका एलसीएम निकालना है। 140 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 2 से काटेंगे तो 70 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 35, फिर 2 से कटेगा नहीं, 5 से तो 5 7 35 और 7 1 9 7। गुणनखंड इसकी बात कर लें तो 2 × 2 × 5 × 7, यही इसका एलसीएम आ गया और यही इसका आंसर हो गया, ख़त्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 22 की बात कर लें तो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। ऐसी दो संख्या आपको बताना है जिनको अगर आपस में जोड़ दें 27 आ जाए, गुणा कर दे तो 182 आ जाए। ऐसी संख्या कौन सी है? तो देखो हम लिखेंगे कि माना पहली संख्या बराबर, माना पहली जो संख्या है वो मान लेते हैं कि x है, ठीक। अच्छा दो संख्याओं का योग जो है 27 है, तो दूसरी क्या होगी? अगर एक x है और दोनों का योग है 27, तो अगर कुल में से पहली संख्या घटा दें तो जो बचेगी वो दूसरी संख्या होगी। यही बात तो ना, पहली संख्या x मान लिया और दोनों का योग क्या है 27 है, तो अगर कुल 27 है, 27 में से अगर पहली वाली संख्या हम घटा दें, 27 में से पहली संख्या घटा दें तो जो बची वो दूसरी संख्या, और इनका गुणनफल 182 है। अब कह रहा है गुणनफल, तो गुणा कर लेंगे इन दोनों का, 27 - x, ठीक है, ये इनका गुणनफल हो गया और बराबर में कितना हो गया 182, है ना, गुणनफल हो गया। अब x से गुणा 27 में होगा तो आ जाएगा 27x, x से गुणा x में होगा तो माइनस का x² और बराबर का 182। गुणनखंड निकालने के लिए सबसे आगे घात वाले पद को लिखते हैं, यानी लिखेंगे माइनस का x², फिर उसके बगल में जिसके साथ चर राशि जुड़ी हो और 182 को बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो -182 बराबर में हो जाएगा 0, ठीक। अब इसका निकालना है गुणनखंड। गुणनखंड निकालने का नियम आप जानते हैं कि आगे से पीछे वाली संख्या को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनको गुणा करने पर 182 आए और इनको जोड़ने या घटाने पर कितना आए, 27 आ जाए, ठीक है। ऐसी दो संख्याएं बतानी है, तो ये माइनस का x² है तो लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 14x और प्लस लिखेंगे 13x। तो जब 14 और 13 का गुणा कराएंगे तो 14 और 13 का गुणा होता है 182, और 14 में जब 13 जोड़ेंगे तो 14 और 13 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27। यही तो करना था, गुणा कराने पर 182, जोड़ने या घटाने पर 27, तो इन दोनों का गुणा 182 होगा और दोनों का योग 27, और पीछे जो लिखा है 182 उसको वैसे ही लिख देंगे बराबर में 0, ठीक। अब इन दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन करने के लिए, इन दोनों में अगर हम -x कॉमन कर लें तो यहाँ एक x बचेगा और -x कॉमन किया है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा -14, ठीक है। -x का अगर गुणा करेंगे तो इन दोनों का अगर -x से x में गुणा करेंगे तो -x² और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। और इन दोनों में जो मिले कॉमन कर लेंगे, यानी कि 13 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, और 13 से कितने में गुणा कराएं तो 182 आ जाए 14 से, अगर 13 से गुणा 14 में कराएंगे तो 182 आ जाएगा बराबर के 0, ठीक।
अब देखो x माइनस 14 यहाँ पर भी है, x माइनस 14 यहाँ पर भी है, तो एक ही बार लिखना होता है x माइनस 14। माइनस एक्स प्लस 13 है तो ये लिख लेंगे माइनस एक्स प्लस 13 और बराबर में 0। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो x माइनस 14 बराबर 0, यानी कि x बराबर 14। 14 को उधर भेजेंगे प्लस, ऐसे ही इनको उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएंगे, यानी कि 14 और 13 ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं जिनका योग 27 होता है और गुणनफल 182 होता है। ख़त्म सवाल। ठीक है, चलिए अगर इसी में बात कर लें खंडखा की, तो k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का अद्वितीय हल है। ठीक, अच्छा जब कहीं अद्वितीय हल करें तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे a1 बट्टा a2 और बराबर में b1 बट्टे का b2, ये अद्वितीय हल हो गया। ठीक, अब देखिए a1 की अगर बात कर लें तो यहाँ पर x को तो छोड़ ही देते हैं, यहाँ कितना लिखा है 2, तो ये हो गया a1 का मान बटे ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है, तो a1 ये हुआ तो a2 ये होगा, यानी कि 3। b1 का मान यहाँ कितना है, y को छोड़ देंगे तो b1 का मान कितना है k, और बटे b2 का मान कितना है, यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का है 5। ठीक, अब क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करवाएंगे, तो -5 का 2 में गुणा होगा तो आ जाएगा माइनस का 10 और बराबर 3 का k में गुणा होगा तो 3k। ठीक, अब k को रोकेंगे तो ये 3 आ जाएगा बट्टे में, यानी कि -10 बट्टा 3 बराबर k, यही आ जाएगी k की वैल्यू और यही आपको था निकालना। ठीक, बात कर ले क्वेश्चन नंबर अगर 3 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको क्या करना है, दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरमेय संख्या। अभी मैंने जस्ट ऊपर आपको अपरमेय संख्या सिद्ध करना बताया, वैसे ही इसको भी सिद्ध करना है। ठीक है, अच्छा 3 ही खंड इसमें हल करने हैं, अगर चौथा खंड भी आप हल करना चाहें तो क्या कर देना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x की वैल्यू क्या रख देना है, -2 और सवाल हो जाएगा। ठीक, अब बात कर ले क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आपको लिखा गया है समीकरण लिखा गया है 2x प्लस 1 अपान x और इसका दिया गया है होल स्क्वायर और प्लस 4 बराबर, फिर 5 है, फिर है 2x प्लस 1 अपान x और यहाँ पर है x इज नॉट इजकल टू 0, है ना, इसको कहते हैं इज नॉट इजकल टू 0। ठीक, अब देखो एक चीज़ आप देख पा रहे हैं कि 2x प्लस 1 अपान एक्स इधर भी है, 2x प्लस 1 अपान एक्स इधर भी है, इधर घात 2 है इसका मतलब 2 बार है, इधर घात नहीं इसका मतलब एक ही बार है, तो हम एक बार से एक बार काट तो सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, और काट दिया तो यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 1 अपान एक्स और ये प्लस का 4 और इजकल टू यहाँ पर बचा 5, ये कट गया तो यहाँ 1 बचा। ठीक है, यानी कि 5 गुणा 1 और यहाँ बचा x तो यानी कि 5x। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 4 को हम क्या करेंगे कि बराबर के उस तरफ भेज देंगे, तो हो जाएगा 2x प्लस 1 अपान एक्स इजकल टू 5x माइनस का 4, है ना, ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, बट्टे में 1 मानेंगे और पूरे क्या करवा देंगे, क्रॉस गुणा करवा देंगे। अगर क्रॉस गुणा करवाएंगे तो 2x प्लस 1 से 1 में गुणा होगा तो आ जाएगा 2x प्लस 1 इजकल टू x से गुणा 5x में होगा तो हो जाएगा 5x स्क्वायर और x से गुणा -4 में होगा तो माइनस का 4x। ठीक है, यही तो होगा। अब देखो, अब क्या करना है कि इन सबको पक्षांतर कर लो, इन दोनों को भी हम बराबर के उस तरफ भेज देते हैं तो हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का 4x, ये पहले यहाँ लिखा, इसको बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 2x और 1 इधर आएगा तो ये भी माइनस का 1 बराबर का 0। अब लिखेंगे 5x स्क्वायर, -4 और -2 दोनों माइनस में इसलिए जुड़ जाएंगे तो -6x माइनस का 1 और बराबर का 0, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर ले 24 नंबर। तो कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के क्रमशः बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए। देखिए एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज यहाँ पर मान लेते हैं ऐसे है ए बी और सी, एक और त्रिभुज है यहाँ पर, इसको मान लेते हैं डी ई और एफ। ठीक है, 2 त्रिभुज आपके हो गए। एक त्रिभुज के कोण एक दूसरे त्रिभुज के कोण के क्रमशः बराबर है, यानी जो कोण सी है वो कोण एफ के बराबर है, कोण बी इसके, चलिए लिख ही देते हैं। सबसे पहले देखो कोण कह रहा है बराबर है, इसका मतलब कोण ए जो है ये किसके बराबर है, कोण डी के। कोण जो सी है ये किसके बराबर है, कोण एफ के। कोण बी जो है ये किसके बराबर है,
तो कोण बी बराबर है कोण ई के, कोण ई के, ठीक है। कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। अब देखिए कह रहा है कि संगत भुजाओं का अनुपात वही होता है जो कि संगत माध्यिकाओं का होता है। संगत भुजाएं क्या होती हैं, जैसे ए बी जो है संगत भुजा किसकी है, डी ई की है ना। लिखेंगे संगत भुजा ए बी बराबर क्या है, डी ई, है ना, ए बी बराबर डी ई। उसके बाद संगत भुजा ए सी, तो ये हो जाएगी एफ डी, ए सी बराबर क्या हो जाएगी, एफ डी, ठीक है। ये संगत भुजाएं इनकी हो जाएंगी। अब इनके कोण आपस में बराबर हैं, ये वाला कोण इसके, ये इसके और ये इसके कोण बराबर हैं, और इसके साथ साथ ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, भुजाएं आपस में बराबर हो गई। तो कह रहा है कि संगत भुजाओं का अनुपात वही हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको यही बताना है कि संगत भुजाओं का अनुपात जो है वही होता है जो कि संगत माध्यिका का होता है। तो माध्यिका ये होती है, ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, माध्यिका हो गई, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इनके भुजाओं का अनुपात समान है, जैसे ए बी जो है ये अनुपात में अगर डी ई के है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इसको हम m मान लेते हैं, इसको हम n मान लेते हैं। तो हमारा जो am होगा वो अनुपात में किसके होगा, an के हो जाएगा। am अनुपात किसके हो जाएगा, an के हो जाएगा, या कह सकते हैं कि am बटा an के हो जाएगा। तो गाइस बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर कंटिन्यू आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारियाँ चल रही है।